तो बेटा आज के हम इस क्लास में 11th क्लास का यूनिट नंबर 12 हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 12 में बेटा लिमिट है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जनरली वो लिमिट का रहने वाला है कि लिमिट होता क्या है, लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, कितने प्रकार का लिमिट होता है, लिमिट को सॉल्व करने का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, उस बेसिक क्लास को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि लिमिट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो बेटा ये जो हमारा टॉपिक है ये 11th क्लास का टॉपिक है और अब जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस है उसमें ये यूनिट नंबर 12 है और पुराने सिलेबस का यूनिट नंबर 13 है। ठीक है, तो देखो बेटा समझो लिमिट क्या होता है, लिमिट कहाँ लगाया जाता है। तो थोड़ी देर तक हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि लिमिट क्या है। तो बेटा हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर हम एक बहुभुज बनाना चाहें तो सबसे छोटा बहुभुज बेटा त्रिभुज होता है। तो इस वृत्त के अंदर हमने त्रिभुज बना दिया। ठीक है, तो अब बेटा हम इन दोनों में तुलना करें कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कंपेयर करें तो आप देखोगे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कम होगा। अरे होगा नहीं होगा बेटा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल यह ज्यादा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कम है। अब इस त्रिभुज को यहां से हटा करके हम चतुर्भुज में कन्वर्ट करते हैं, त्रिभुज को यहां हटा करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं, चतुर्भुज में कन्वर्ट करते हैं। अब भी हम देखोगे कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल से भी बड़ा होगा बेटा, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल से भी बड़ा होगा। अब इस चतुर्भुज को हटा करके हम इसमें पंचभुज करते हैं, इस चतुर्भुज को हटा करके इसमें क्या बनाते हैं, हम पंचभुज बना दे, कुछ इस तरीके का बनाना चाहे हम इसमें कुछ ऐसा पंचभुज इसमें बना दे हम। तो देखो आप अब भी हम देखोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो उस पंचभुज के क्षेत्रफल से क्या आएगा बेटा, बड़ा आएगा, इस पंचभुज के क्षेत्रफल से बड़ा होगा किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात स्पष्ट की है और वो एक बात क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल वो सदैव बड़ा है किससे, बहुभुज के क्षेत्रफल से। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन बहुभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज का क्षेत्रफल। लेकिन आप एक चीज इसमें नोट करोगे और वो नोट करने वाली चीज क्या है यहाँ पर कि बेटा जैसे जैसे इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बढ़ती है, बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या बढ़ती जा रही है, भुजाओं की संख्या, इस बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या को आप बढ़ाते जा रहे हो तो जो बेटा ये वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल और इस बहुभुज का क्षेत्रफल ये एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं। इट मींस कि ये कह दूं कि बेटा बहुभुज का जो क्षेत्रफल होगा, बहुभुज का क्षेत्रफल वो अग्रसर हो जाएगा किसकी ओर, वृत्त के क्षेत्रफल की ओर, किसकी ओर, वृत्त के क्षेत्रफल की ओर। कि जैसे जैसे बहुभुज के अंदर आप भुजाओं की संख्या को बढ़ाओगे, जैसे जैसे इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या को आप बढ़ाओगे तो इस बहुभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो बेटा इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट हम ऐसे लगाएंगे, इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट यानी कि भुजाओं की संख्या यदि n है, भुजाओं की संख्या क्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या n, ठीक है ना बेटा। तो इस भुजाओं की संख्या को आप प्लस कर रहे हो यानी कि n को क्या कर रहे हो, लिमिट, जैसे कोई भी वेरिएबल आप मान रहे हो, जैसे इसका जो क्षेत्रफल है n1, आप इसका क्षेत्रफल कुछ भी मानो तो जैसे x = n प्लस, देखो x वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है, भुजा की संख्या, आप इसको प्लस करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो बेटा जो एरिया होगा, ये जो एरिया है, एरिया वो किसकी ओर चला जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल इधर चला जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल की ओर चला जाएगा। और ये एरिया किसका होगा, ये बहुभुज का होगा, ये किसका होगा, बहुभुज का होगा, ये एरिया किसका होगा बेटा, बहुभुज का। तो देखो लिमिट क्या है, लिमिट का एक कॉन्सेप्ट आपको यह समझ में आया होगा कि एक स्वतंत्र फंक्शन लिया था हमने और वो किसका था, क्षेत्रफल का था, किसका था, क्षेत्रफल का था, कि बहुभुज का क्षेत्रफल और दूसरी तरफ वृत्त का क्षेत्रफल। अब बहुभुज का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को हम कंपेयर करें तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है और बहुभुज का क्षेत्रफल छोटा है। लेकिन जैसे जैसे आप इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या को बढ़ाते जा रहे हो तो ये जो बहुभुज का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल की ओर अग्रसर होता जा रहा है। तो इसमें एक चर राशि दूसरी चर राशि की ओर, एक निश्चित अद्वितीय चर राशि की ओर जो अग्रसर हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ये लिमिट कहते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल से हम समझे बेटा, तो ध्यान देना, देखो हमारे पास एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, एक नया एग्जांपल, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था इस लिमिट को समझने के लिए, ये दूसरा एग्जांपल है लिमिट किस तरीके से डिफाइन होती है। जैसे अब क्या है बेटा, हम इसमें एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचे, ये एक सेक्शन लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है,
जो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये प्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब मैं बेटा इसको ऐसे कहूं कि ये बिंदु Q है ना, ये बिंदु Q ये P की ओर आ रहा है, इस तरीके से P की ओर अग्रसर है। ये बिंदु जो Q है, ये बिंदु Q ये P की ओर आ रहा है, यानी Q tends to P, इस तरीके से अग्रसर हो रहा है। तो बेटा ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेदी जो रेखा होगी वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगी? ये प्रतिच्छेदी रेखा जो होगी वो बेटा किसकी ओर अग्रसर होगी? स्पर्श रेखा की ओर अग्रसर हो जाएगी। किसकी ओर? स्पर्श रेखा की ओर अग्रसर हो जाएगी। किस बिंदु पर? P बिंदु पर। किस बिंदु पर? P बिंदु पर। P बिंदु पर ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है ये धीरे धीरे किस में बदल जाएगी? स्पर्श रेखा में बदल जाएगी। जैसे ये वृत्त है और यहाँ पर ये बिंदु P है, तो धीरे धीरे इस तरीके से एनी किसी भी तरीके से जाएगी। जैसे ये बिंदु P को मैं यहाँ ले लेता हूँ तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बिंदु P और ये Q बिंदु जो था वो धीरे धीरे इसी पर आ जाएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखा किस रेखा में बदल जाएगी? स्पर्श रेखा में बदल जाएगी। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर एक चर राशि दूसरी चर राशि की ओर आ रही है, तो फलन जो होता है, फंक्शन जो है वो एक अद्वितीय संख्या की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखो बेटा कि भुजाओं की जो संख्या थी, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे थे तो इस बहुभुज का जो क्षेत्रफल था वो वृत्त के क्षेत्रफल की ओर अग्रसर हो रहा था। तो यही होता है बेटा लिमिट के अंदर। लिमिट को हम एक फंक्शन पर लगाएंगे। अब उसमें उस फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है बेटा स्वतंत्र चर राशि और एक होती है आश्रित चर राशि। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक फंक्शन है। अब देखना बेटा यहाँ पर मैं डेफिनेशन क्लियर करता हूँ लिमिट की। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है बेटा y = f of x, एक रियल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है बेटा? रियल फंक्शन है हमारे पास में। y = f of x एक क्या है? रियल फंक्शन है। अब इस रियल फंक्शन के अंदर दो चीजें आपको क्लियर करता हूं। एक तो ये जो x है, ये जो x है ये तो है बेटा स्वतंत्र चर राशि। ये क्या है? स्वतंत्र चर राशि। ये स्वतंत्र चर राशि है। और ये बेटा y क्या है? यहाँ पर ये y है आश्रित चर राशि। ये क्या है? आश्रित चर राशि। ये y आश्रित चर राशि है। अब आप देखोगे यहाँ पर कि यदि ये जो x है ये स्वतंत्र चर राशि है, इस स्वतंत्र चर राशि के मान को हम एक निश्चित संख्या की ओर अग्रसर कर देते हैं, या मैं कहूँ ये x का जो मान है बेटा वो a की ओर अग्रसर है, की ओर अग्रसर है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इज टेंस टू। इसका मतलब क्या होता है? इज टेंस टू, यानी की ओर अग्रसर होना, की ओर अग्रसर, की ओर अग्रसर होना, यानी कि जो x का मान है वो a की ओर अग्रसर है। तो बेटा ये जो फंक्शन का मान होगा ना f of x का जो मान होगा वो भी एक निश्चित संख्या की ओर अग्रसर हो जाएगा। इट मींस l की ओर अग्रसर हो जाएगा। देखो ये स्वतंत्र चर राशि का मान यदि a की ओर अग्रसर है, इस स्वतंत्र चर राशि का मान a की ओर अग्रसर है, तो बेटा जो l का ये fx का मान है, इस फंक्शन का मान है, या बेटा जो आश्रित चर राशि का मान है वो एक अद्वितीय संख्या की ओर अग्रसर हो जाएगा, यानी l की ओर अग्रसर हो जाएगा। परंतु यहाँ इस l का और इस fx का जो अंतर है, l - fx का मॉड, ठीक है, ये जो अंतर है ये अंतर कितना है? एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या के बराबर है। किसके बराबर? सबसे छोटी, या मैं कहूं छोटी से छोटी, जितना आप छोटी ले सकते हो, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या के बराबर ये अंतर आ रहा है। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या के बराबर ये अंतर आ रहा है। तो बेटा इस L को, इस L को इस बिंदु पर, इस L को इस बिंदु पर इस फलन की सीमा कहते हैं। इस L को x बराबर a पर फलन की सीमा कहा जाता है। अब दोबारा से देखो, y बराबर f of x हमारे पास एक रियल फंक्शन था। y बराबर f of x क्या है? हमारे पास एक रियल फंक्शन है जिसमें x स्वतंत्र चर राशि है और y आश्रित चर राशि है। अब मैंने ये कहा कि ये स्वतंत्र चर राशि जो है ये एक निश्चित संख्या की ओर अग्रसर है, यानी कि जो x है वो a की ओर अग्रसर है। तो जो फलन का मान होगा या y का जो मान होगा वो एक अद्वितीय संख्या यानी कि l की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब l की ओर अग्रसर होगा जहां पर इस l का और इस फंक्शन का जो मान है, जो अंतर है, वो अंतर एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या के बराबर है। तो इस कंडीशन में बेटा इस l को x बराबर a पर फलन fx की सीमा कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा? इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f of x। देखो समझो, x है ना, x वो a की ओर अग्रसर है, x a की ओर
ओर अग्रसर है तब इस फलन का जो मान है वो इस बिंदु पर एक निश्चित संख्या l की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस l को बेटा क्या कहेंगे हम, इस बिंदु पर सीमा कहेंगे। इस बिंदु पर क्या कहेंगे, सीमा, कि ये इस fx की x बराबर a पर क्या है, सीमा है। अब देखो बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा या किस तरीके से हम इसको समझ पाएंगे वो देख लो बेटा। इसकी डेफिनेशन आती है, यदि हम समझना चाहें तो डेफिनेशन क्या होगी तो समझो बेटा। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो उसको बेसिक से आप इसको समझोगे तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस निकाल पाओगे। देखो बेटा, डेफिनेशन क्या होगी, सीमा कहते हैं किसमें बेटा, सीमा। इसकी डेफिनेशन क्या है जिसको आपको नोट्स बनाते समय नोट करना है। ठीक है, ये तो जो मैंने समझाया था अभी ये एक एग्जांपल था बेटा। एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि लिमिट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे मैंने ज्योमेट्री ली थी, पहला मैंने लिया था बहुभुज और वृत्त के बारे में कि किस तरीके से लिमिट को लगाते हैं कि बहुभुज का जो क्षेत्रफल है और एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है बेटा बहुत अंतर है। बहुभुज का क्षेत्रफल कम था, वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे आप बहुभुज में भुजाओं की संख्या बढ़ा पाओगे तो बहुभुज का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक चरराशि दूसरी चरराशि की ओर अग्रसर हो रही है जबकि वो इक्वल नहीं है लेकिन उसकी ओर जा रही है, यही लिमिट है, यही लिमिट है। जैसे मैं बता रहा था बेटा कि प्रतिच्छेदी रेखा बिल्कुल अलग होती है, स्पर्श रेखा अलग होती है, लेकिन जब प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही थी तो उसमें एक बिंदु जब दूसरे बिंदु की ओर आ रहा था तो वो प्रतिच्छेदी रेखा धीरे धीरे स्पर्श रेखा में बदल रही थी, यही सीमा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखो बेटा, y बराबर f ऑफ x एक वास्तविक फलन, एक वास्तविक फलन है तब यदि x a की ओर, तब यदि x a की ओर अग्रसर हो तो, a की ओर अग्रसर हो तो इसका मतलब होता है x टेंड्स टू a है तो fx का मान l की ओर अग्रसर होगा। इस fx का मान l की ओर अग्रसर होगा जहां l व fx का अंतर एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या के समान है, तब l को fx की सीमा कहा जाता है। ये सीमा का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है बेटा, जैसे y बराबर f ऑफ x हमारे पास एक वास्तविक फंक्शन है और x का जो मान है वो a की ओर अग्रसर है, यानी कि x टेंड्स टू a है तो fx का मान l की ओर अग्रसर होगा और l व fx का अंतर एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या के समान है, तब हम इस l को fx की क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे। इट मींस किस तरीके से लिखा जाएगा इसे, अतः कैसे लिखा जाएगा इसको, लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि x a की ओर अग्रसर है किस पर, fx पर, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, l आएगी। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l, तो ये l fx की क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी। समझ में आया बेटा? इस तरीके से सीमा के कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं कि सीमा होती क्या है। सीमा एक फंक्शन पर एप्लीकेबल होती है, सीमा एक फंक्शन पर एप्लीकेबल होती है। सीमा जो होती है वो स्वतंत्र चरराशि पर लगाई जाती है। सीमा कांस्टेंट पर डिफाइन नहीं होती, अचर संख्या पर नहीं लगाई जाती, चर राशि पर लगाई जाती है, पर वो चर राशि फंक्शन के लिए एक स्वतंत्र होनी चाहिए कि उसका मान हम किसी अन्य चर राशि की ओर अग्रसर कर सकें। इस कंडीशन में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक अद्वितीय संख्या की ओर अग्रसर हो जाएगी, जहां उस वैल्यू का उस फंक्शन का जो डिफरेंस है वो एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या के बराबर आ रहा है,
तो उस कंडीशन में आप उस अद्वितीय संख्या को उस बिंदु पर फलन की सीमा कह सकते हो। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स या सीमा का बीजगणित, सीमा को किस किस तरीके से लगाया जा सकता है वो हम समझे बेटा। तो ध्यान देना, सीमा का बीजगणित, ठीक है, इसको किस तरीके से लगाया जाता है, सीमा को किस किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं वो ध्यान देना। देखो बेटा, हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे f1x प्लस f2x, ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, और इन दोनों पर हमको संयुक्त रूप से यदि लिमिट लगानी है, पहला नियम है लिमिट x टेंड्स टू a, तो आप किस तरीके से लगा सकते हो, इन दोनों पर इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हो। लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a f1x प्लस या माइनस, और लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a एंड f2x, प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाओगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाओगे। दूसरा बेटा, यदि लगा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a और मल्टीप्लाई में दिया गया है f1x f2x, ठीक है, इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसमें प्लस माइनस और होंगे, तो इसी तरीके से आगे सीरीज चलती जाएगी। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में मैंने 2 लिया, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई में अलग अलग लगा सकते हो आप। लिमिट x टेंड्स टू a f1x इनटू लिमिट x टेंड्स टू a एंड f2x, इस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। तीसरा नियम है बेटा लिमिट x टेंड्स टू a और दे रखा है fx बटे gx, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। बट एक चीज यहां ध्यान रखनी होगी बेटा आपको कि लिमिट x टेंड्स टू a gx की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, चौथा नियम, जैसे बेटा दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a fx की होल पावर gx, इस तरीके से दिया है बेटा, तो आप इसको किस तरीके से लगा सकते हो, आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो इसे लिमिट x टेंड्स टू a fx की होल पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx, इस तरीके से आप लगा सकते हो। और इस तरीके से दिया बेटा जैसे पांचवा लिमिट x टेंड्स टू a और दे रखा है जैसे log fx, ऐसे दिया है बेटा, आप इसको किस तरीके से लगा सकते हो log लिमिट x टेंड्स टू a और fx, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और दे रखा है बेटा जैसे कई बार संयुक्त फलन के रूप में आ जाता है, तो आप संयुक्त फलन के रूप में यदि लिमिट दी गई है तो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू a और दे रखा है f ऑपरेट g ऑफ x, इस तरीके से दे रखा है बेटा, तो आप इसको कैसे लगाओगे, f आगे लिखोगे और लगाओगे लिमिट x टेंड्स टू a एंड gx, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसे लिमिट को लगाया जा सकता है। दोबारा से समझ लो बेटा, लिमिट को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, जैसे प्लस या माइनस में तो लिमिट अलग अलग लगाई जा सकती है, यदि 3 फंक्शन है तो 4 फंक्शन है, कितने भी हो सकते हैं। इस सीरीज को इसी तरीके से प्लस है तो प्लस में लेकर चल रहा है, माइनस है तो माइनस में लेकर चल रहा है, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में भी इसी सीरीज को आपको आगे लेकर चलना है। बटे में दिया गया है बेटा, बटे में आपको अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, बट जो हर होता है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, वरना डज नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू या सही परिभाषित नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे पावर में दे रखा है चरघातांकी के रूप में कि फंक्शन की पावर फंक्शन दी गई है, तो आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। लॉग के रूप में दे रखा है बेटा, इस तरीके से लिमिट लगेगी, और जैसे यहाँ पर संयुक्त फलन के रूप में दिया हुआ है तो लिमिट इस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है बेटा, जैसे और भी कई बार यहाँ पर दे देता है प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि fx is greater than gx, इस तरीके से दे रखा है, तो आप जब इस पर लिमिट लगाओगे तो लिमिट की रेस्पॉन्स भी इसी तरीके से आएगा। जैसे आप लिमिट लगा करके लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a fx is greater than लिमिट x टेंड्स टू a gx, इस तरीके से भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। इनइक्वालिटी पर लिमिट डिफाइन हो रही है तो इनइक्वालिटी पर भी लिमिट इसी तरीके से लगाई जाएगी कि fx gx यदि बड़ा है तो लिमिट लगाने पर किसी बिंदु पर जो वैल्यू आएगी वो fx की वैल्यू gx से बड़ी ही आएगी। लिमिट x टेंड्स टू fx is greater than लिमिट x टेंड्स टू a gx, इस तरीके से भी यहाँ लगाई जा सकती है। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर और यदि आप लेना चाहो 8वां नियम, तो इस तरीके से दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू a लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन fx, ऐसे दिया गया है। तो बेटा आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लगा सकते हो, लिमिट लगा सकते हो, जैसे 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a fx, बट यहाँ 0 नहीं बनना चाहिए बेटा, है ना, ये चीज ध्यान रखना, 0
वगैरह यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके से लिमिट को लगाने का या लिमिट को हल करने का तरीका होता है। ठीक है बेटा, लिमिट को सॉल्व करने का जो तरीका होता है कि लिमिट को किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, भाग में, घात के रूप में, लॉग के रूप में, संयुक्त फलन में, इनइक्वालिटी में, इस तरीके से लिमिट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने बताया आपको इस क्लास में कि सीमा होती क्या है, लिमिट होती क्या है, क्या लिमिट की डेफिनेशन है, लिमिट क्यों डिफाइन की जाती है, लिमिट को हल किस तरीके से किया जाता है, उसको मैंने यहाँ पर आपको सामने एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं इस क्लास को और देखेंगे लिमिट कितने प्रकार की होती है, लिमिट को सॉल्व करने का कांसेप्ट क्या क्या होता है। तो देखो यदि हम फंक्शन के आधार पर लिमिट को लेकर चलते हैं बेटा, फंक्शन के आधार पर कि फलन जिस तरीके का होता है लिमिट भी उसी तरीके की होती है। तो देखो फंक्शन के आधार पर यदि हम लिमिट के प्रकारों को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे या कॉन्सेप्ट जो भी बन पाएंगे वो देखो समझो। पहली तो है बेटा बीजगणितीय लिमिट, ठीक है, एल्जेब्रिक लिमिट्स होती है। तो एल्जेब्रिक लिमिट्स में देखो सीमा के प्रकार, ठीक है बेटा। तो सीमा के प्रकार में देखो सबसे पहला है बेटा बीजगणितीय लिमिट, बीजगणितीय सीमा, ठीक है, बीजगणितीय सीमाएं होती है। दूसरा होता है बेटा त्रिकोणमितीय सीमाएं, त्रिकोणमितीय सीमाएं, ठीक है, त्रिकोणमितीय लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तीसरा है बेटा लघुगुणकीय लॉगरिथमिक लिमिट सीमाएं होती है, लघुगुणकीय सीमाएं हैं। चौथा है बेटा चरघातांकी सीमा, चरघातांकी सीमा होती है, ठीक है। पांचवा है बेटा जैसे हम समझे पांचवा है चरघातांकी सीमा के बाद कि यदि सीमा की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रही है x → अनंत, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अलग फॉर्मेट है यहाँ पर जो प्रॉब्लम बनाई जाती है। और दूसरा है बेटा 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि 1 की घात अनंत हो जाए, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये लिमिट के कुछ टाइप्स थे कि लिमिट को किस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रिक लिमिट्स होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी होती है, लघुगुणकीय होती है, चरघातांकी होती है, ठीक है। यदि लिमिट की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो रही है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि लिमिट की जो वैल्यू है यदि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना थोड़ा सबके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं किस किस तरीके से होगा। तो बीजगणितीय सीमा को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके, एक तो है बेटा डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि। कौन सी बेटा, प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बेटा, डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है, ठीक है, सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन इसमें होना चाहिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ निर्धारित तरीके होते हैं कि आप कहां पर लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो, कहां नहीं रख सकते हो। तो उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं, तो समझना बेटा। दूसरा है बेटा गुणनखंड विधि, गुणनखंड फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हो, गुणनखंड विधि से आप बीजगणितीय सीमा को सॉल्व कर सकते हो। तीसरा है बेटा यहाँ पर परिमेयकरण से कर सकते हो, परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण विधि से अलजेब्रिक लिमिट सॉल्व की जा सकती है। चौथा है बेटा परिमेयकरण के बाद में यदि आप करना चाहते हो तो प्रसार विधि भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, प्रसार विधि, ठीक है, एक्सटेंशन भी यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन ये चीजें कहां पर लगती है, ये डायरेक्ट प्रतिस्थापन किस कंडीशन में हो पाता है वो आपको समझना होगा, या ठीक है। तो समझो बेटा कहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख पाएंगे। एक लिमिट में एक पॉइंट आता है, वो आता है अनिर्धारित रूप, संख्या का अनिर्धारित रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है इसको हमको समझना होगा। तो बेटा पहले तो मैं आपको क्लियर करूं, आप छोटी क्लासों से पढ़ करके आते हो, एक वैल्यू है जिसको आप कहते हो इन्फिनिटी, अनंत अनंत अनंत, ऐसा आप पढ़ते हो। अनंत क्या होता है, यदि मैं अनंत के बारे में आपसे पूछूं तो बेटा अनंत क्या है, ये किस प्रकार की संख्या है, क्या नहीं है, क्या है अनंत। तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अनंत कोई संख्या नहीं है, अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत कोई आप पूछो सर अनंत कोई वास्तविक संख्या है क्या, कोई सम्मिश्र संख्या है क्या, कोई काल्पनिक संख्या है क्या, कुछ नहीं है। अनंत एक संकेत मात्र होता है। क्या होता है बेटा, एक संकेत होता है, एक चिन्ह मात्र होता है। अनंत क्या होता है बेटा, एक नोटेशन होता है, एक संकेत होता है। इसका कोई रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू इसका कोई नहीं है, एक संकेत शो करता है कि
किसी का मान अनंत है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा उसका मान एक ऐसी संख्या की ओर जा रहा है जिसको हम कॉन्क्लूड नहीं कर सकते, जिसकी हम एक रियल वैल्यू नहीं बता सकते। तो एक संकेत दिया है मात्र कि क्या है उसकी वैल्यू, कि हम उसका आकलन नहीं कर सकते। अब जिसका आकलन ही नहीं कर सकते हम, तो बेटा उसका कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। तो अनंत क्या होता है, इंफिनिटी के बारे में आपको बताऊं तो इंफिनिटी एक नोटेशन होता है बेटा, कोई रियल वैल्यू नहीं है, ना ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ना ये इमेजिनरी वैल्यू है, ये मात्र एक संकेत को शो करता है। किसको शो करता है बेटा, संकेत को। तो ध्यान देना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट्स के अंदर किस कंडीशन में किया जाएगा, या गुणनखंड, परमेकरण, प्रसार वगैरह जो भी आप यूज करोगे वो कहां का आप यूज करते हो तो मैं बताऊंगा। ये सब वही मेथड है जो आप छोटी छोटी क्लास के अंदर पढ़ करके आते हो। प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन का मतलब वही सब्स्टिट्यूशन ही होता है कि किसी की जगह पर, किसी चरराशि की जगह पर मान को रखना, वो प्रतिस्थापन कहलाता है। गुणनखंड, चाहे वो गुणनखंड आप रैखिक हो, चाहे द्विघात का हो, चाहे त्रिघात का हो, वही मेथड होता है यहाँ पर सॉल्व करने का कि गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, गुणनखंड किस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। परमेकरण, परमेकरण अंश और हर का होता है। आप जानते हो परमेकरण में हम अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट साइन के गुणनखंड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। प्रसार, प्रसार का आपने पढ़ा है 11th क्लास में, एक टॉपिक आया था बेटा प्रसार का, जैसे आपने बीटी थ्योरी को पढ़ा होगा, द्विपद प्रमेय को पढ़ा होगा, वो एक बीजीय प्रसार को ही व्यक्त करता है। ऐसे ही लघुगुणकीय फलन का भी प्रसार होता है, चरघातांकी फलन का भी प्रसार होता है, त्रिकोणमितीय फलन का भी प्रसार होता है। उन प्रसारों के बारे में मैं बताऊंगा जहां से लिमिट के कई कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और प्रसार किस किस कंडीशन में लगाया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, उन फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम इस लिमिट के अनिर्धारित रूप को समझें। तो बेटा लिमिट का अनिर्धारित रूप क्या है कि आप लिमिट में डायरेक्ट जो वैल्यू रख रहे हो चर राशि की, वो डायरेक्ट वैल्यू रखने पर यदि बेटा ये बन गया 0/0 बन गया, अनंत बन गया, ठीक है, ये 0/0 है, अनंत है, या अनंत/0 है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है, अनंत/0 बन रहा है, 0 की घात 0 बन रहा है, अनंत की घात अनंत बन रहा है, 0 की घात अनंत बन रहा है, या 1 की घात अनंत बन रहा है। ये इंडिटरमिनेंट के अंदर आर्बिटर को सॉल्व करने का एक निश्चित तरीका होता है। और भी हो सकता है, जैसे आप अनंत की घात 0 कर रहे हो बेटा, अनंत की घात 0 कर रहे हो, या अनंत प्लस अनंत कर रहे हो, या अनंत माइनस अनंत कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके की जो ये रूप है, ये संख्या के जो रूप आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो भी रूप बन रहे हैं कि यदि आप लिमिट की वैल्यू रखने पर, आपको लिमिट के क्वेश्चन में आप लिमिट की वैल्यू रख रहे हो डायरेक्ट, और उनमें से कोई भी रूप आपके सामने बन रहा है कि 0/0 अनंत, या अनंत/0 0 की घात अनंत, अनंत की घात अनंत, 0 की घात अनंत, या अनंत की घात 0 1 की घात अनंत, या अनंत प्लस अनंत, अनंत माइनस अनंत, इनमें से कोई भी बन रहा है बेटा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, ये अनिर्धारित रूप कहलाता है। इसका मतलब होता है कि इस रूप का आप कोई रियल वैल्यू नहीं बता सकते, बट लिमिट की जो एक रियल वैल्यू होती है, लिमिट का एक अद्वितीय मान होता है, तो अद्वितीय मान होता है, तो इस कंडीशन में आप लिमिट को सॉल्व नहीं करोगे, बल्कि लिमिट को आगे, लिमिट में जो आप डायरेक्ट मान रख रहे थे, और डायरेक्ट मान रखने पर जो ये रूप बन रहा था, अब आप डायरेक्ट मान नहीं रख पाओगे, डायरेक्ट मान नहीं रखोगे, बल्कि लिमिट को आगे आप सॉल्व करोगे, तब वहां पर मान रखोगे। अब सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, प्रतिस्थापन में तो आपने देख लिया कि ये बन जाएगा। सबसे पहले आप प्रतिस्थापन ही लगाया जाता है कि लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रख करके देखो, लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर वैल्यू आ क्या रही है। लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर यदि ऐसा रूप बन रहा है, लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर यदि ऐसा रूप बन रहा है, वह लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखना, लिमिट को आगे सॉल्व करना है। वो गुणनखंड से भी हो सकता है, वो परमेकरण से भी हो सकता है, वो प्रसार से भी हो सकता है, त्रिकोणमिति का कोई फार्मूला लग सकता है, लघुगणक का कोई फार्मूला लग सकता है, चरघातांकी का कोई फार्मूला लग सकता है, x टेंड्स टू इंफिनिटी वाला कांसेप्ट लग सकता है, 1 की घात अनंत वाला भी यह कांसेप्ट यूज हो सकता है, कोई भी कांसेप्ट यूज हो सकता है। अब इन सबको समझना होगा। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय सीमाओं को समझें बेटा। त्रिकोणमितीय सीमाओं में कुछ फार्मूले होते हैं बेटा, तो देखो बेटा पहला फार्मूला तो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यदि आपके सामने लिखा हुआ है sin x अपॉन x, या इस तरीके से लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, ऐसे लिखा हुआ है,
तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूले रटते हैं क्या, अरे इनको समझना है थोड़ा थोड़ा सा आपको, हाँ क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये याद करने होंगे, बट एक क्यों आया इसके पीछे फैक्ट होता है, ठीक है, एक निश्चित सिद्धांत भी है, एक निश्चित तरीका है एक लाने का कि यहाँ पर sin x का जब आप प्रसार लगाओगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करने पर एक ही आएगा। हम इस मेथड को समझेंगे, उससे पहले थोड़ी देर के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इन सारे फॉर्मूलों का प्रूफ आपके सामने दूंगा, सारे फॉर्मूलों को भी सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपका ये जो डाउट है सर किस तरीके से ये एक आया, क्यों आया, इसके पीछे सबके पीछे एक रीजन होता है। अभी कुछ देर के लिए आपको इनको लर्न करना है, ठीक है। दूसरा है जैसे दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 और दे रखा है बेटा cos x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। या तीसरा इस तरीके से दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है बेटा 0 होती है। चौथा दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और दिया है tan x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। या ये इस तरीके से दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है बेटा 1 होती है, ठीक है। पांचवा है जैसे दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x, या इस तरीके से दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है। जैसे छठवा दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। सातवां दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 और दे रखा है sin इनवर्स x अपॉन x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 ही होती है, ठीक है। और हम लेकर चलें जैसे आठवां दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और दिया है बेटा tan इनवर्स x अपॉन x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, ठीक है। अगला है 9 जैसे दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पर दिया गया है बेटा 1 अपॉन x, या इस तरीके से दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 अपॉन x, तो बेटा डज नॉट एक्सेप्ट होता है, क्या होता है डज नॉट एक्सेप्ट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इस कंडीशन में सीमा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। 10वां है बेटा जैसे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और यहां पर दिया है बेटा इस तरीके से लिखा गया है sin 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x, या तो इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा, ठीक है। जैसे और दे रखा है 11वां लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और दे रखा है tan x अपॉन x, सॉरी tan 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो इनवर्स का मैंने कुछ ही बताया है, इनवर्स लिमिट को सॉल्व करने का एक दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ठीक है। तो इनवर्स लिमिट के बारे में ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो होता है बेटा त्रिकोणमिति का जो इनवर्स फंक्शन है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो 12th क्लास का टॉपिक है। तो 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिमिट कुछ इनइक्वालिटी आती है, ठीक है, कुछ त्रिभुज की भी इनइक्वालिटी आती है, त्रिभुज के बारे में भी लिमिट्स के कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा अलग से सीखेंगे, ठीक है। जब तक हम इनवर्स फंक्शन के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक लिमिट को थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल होता है, बट इजी है। जब आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको टिपिकल लगेगा, बट इजी है। ये त्रिकोणमितीय सीमाएं थी, त्रिकोणमिति में क्या प्रॉब्लम होती है, ये 10-11 कुछ बेसिक से पॉइंट से, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटे sin x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x, या x बटे tan x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बटे x, इसकी वैल्यू बेटा 0 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है बेटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अंदर था। यदि आप इसकी बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x sin 1 अपॉन x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 अपॉन x, तो बेटा डज नॉट एक्सेप्ट होता है, इस सीमा में कोई वैल्यू नहीं होता। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और दे रखा है बेटा sin 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x, तो बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसके नियम बेटा यहां पर लगाया जा सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा लघुगणकीय सीमा के बारे में। तो देखो लघुगणकीय सीमा को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, लघुगणकीय सीमा को क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं लघुगणकीय सीमा को सॉल्व करने के, तो बेटा समझेंगे। जैसे ध्यान रखना लघुगणकीय सीमाओं के बारे में, इनके क्या क्या फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है बेटा दिया गया है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 और दे रखा है log 1 plus x अपॉन x, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है log e base e इक्वल टू 1 होता है। दूसरा है बेटा जैसे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log
1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। कितनी होती है बेटा इसकी वैल्यू -1 होती है। तो बेसिक सा एक कांसेप्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x की वैल्यू भी ये होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 minus x upon x की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, या +1 होता है या -1 होता है। तो ये बेसिक से 11th क्लास के अंदर आप बात करोगे तो ये बेसिक से फार्मूले काम आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तो बहुत कम फार्मूले यूज होने वाले, गिने चुने 2-4 फार्मूलों से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। चरघातांक की सीमाओं के बारे में बात करो बेटा, चरघातांक की सीमाओं के बारे में तो ध्यान देना कौन कौन से फार्मूले हैं। जैसे दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, बेटा इसकी वैल्यू होती है log a बेस e। क्या होता है बेटा log a बेस e, ठीक है। दूसरा है देखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो बेटा फार्मूला होता है log e बेस e। क्या होता है बेटा log e बेस e इज इक्वल टू कितना आता है 1 आता है, इज इक्वल टू कितना आता है 1। और हम बात करें तीसरा फार्मूला, जैसे आपको दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और चरघातांक की सीमा के बारे में यदि हम और यदि फार्मूले को बना पाए तो फार्मूले और क्या क्या बन सकते हैं, तो ध्यान देना। देखो चरघातांक की सीमा कहां यूज हो सकती है, फंक्शन की पावर फंक्शन यदि दे रखा है ना तो वहां पर भी आप इस तरीके का यूज कर सकते हो, वहां पर भी आप इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हो, बट ये बनना चाहिए ऐसा फार्मूला, ये क्रिएट करना होगा, आपको बनाना होगा। अब बनाने के लिए आप सब्स्टिट्यूट भी करोगे, प्लस माइनस कोई संख्या निश्चित संख्या जोड़ोगे, घटाओगे, परमीकरण वगैरह करोगे, या कुछ भी करने को आपको मिले पर वो मैथमेटिकल तरीके से सही होना चाहिए, निश्चित नियम के अंतर्गत आना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो और यहाँ पर आप बेसिक प्रसार आप लगा सकते हो, जैसे a की पावर x का प्रसार है, a की पावर x का प्रसार है, वो यहाँ यूज कर सकते हो। जनरली ये फॉर्मूले आप यहाँ काम में ले सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, इधर आते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी पर आते हैं, इस सीमा को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक चीज याद रखना बेटा कि x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है ना, तो 1 अपॉन x टेंड्स टू क्या होता है 0 होता है। यदि x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन x टेंड्स टू क्या होता है बेटा 0 होता है। जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा है बेटा fx बटे gx ये दे रखा है, और यहाँ पर आपको लगा रखा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करने पर आपको बन रहा है 0 बटे 0 अनंत बटे अनंत एनीवन कुछ भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर से और नीचे से इसके मैक्सिमम पावर को आप कॉमन ले लें ऊपर से। जैसे ये द्विघात है तो घात 2 को या स्क्वायर को आप ऊपर से भी नीचे से भी कॉमन लेकर के कट करें और 1 अपॉन x को क्रिएट करें, 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन x क्यूब ऐसा क्रिएट करें। तो और उसके बाद आप इस कांसेप्ट को लगाएं कि यदि x अनंत की ओर जा रहा है तो 1 अपॉन x 0 की ओर जाएगा, तो आप आसानी से वहां पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान देना बेटा f1 यदि 1 की घात अनंत का कोई कांसेप्ट बन रहा है तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो ध्यान देना बेटा 1 की घात अनंत के सॉल्व करने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। 1 टू दी पावर इंफिनिटी इस रूप में यदि आपको लिमिट दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना 1 की घात अनंत को सॉल्व करने के हमारे पास में कुछ निश्चित तरीके होते हैं, वो तरीके कौन-कौन से हैं ध्यान देना। देखो 1 की घात अनंत के रूप में सीमा को हल करना, 1 की घात अनंत के रूप में इस रूप में हम सीमा को हल करें तो पहला तरीका है हमारे पास में केस फर्स्ट क्या है, आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a f of x और इसकी वैल्यू बेटा 0 है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में एक फंक्शन और है लिमिट x टेंड्स टू a g of x, इसकी वैल्यू भी 0 है, तथा लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx का अस्तित्व है, इसका बेटा अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a fx ये 0 है, लिमिट x टेंड्स टू a gx ये भी 0 है, और इस वाली सीमा का क्या है अस्तित्व है। तब आपसे पूछेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस fx की होल पावर 1 अपॉन gx, बताओ इसका मान क्या होगा। 1 माइनस fx की होल पावर 1 अपॉन gx, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx।
आप बेटा इसको लॉग से आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर ये निकाल पाओगे। ये लॉग से सॉल्व होता है बेटा, किससे होता है? आप लॉग लेने पर आप इसकी वैल्यू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx बटे gx के रूप में निकाल सकते हो। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a fx इसकी वैल्यू 0, लिमिट x टेंड्स टू a gx इसकी वैल्यू 0, तो आप और इसका अस्तित्व है लिमिट x टेंड्स टू a fx बटे gx, इसका क्या है बेटा? अस्तित्व है। तो आपसे पूछेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस fx की होल पावर gx, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू ये होगी बेटा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx बटे gx। आप इसको लॉग लेने पर सॉल्व कर सकते हो, लॉग से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा केस क्या है बेटा? दूसरे में ये है, आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a fx, बेटा इसकी वैल्यू तो 1 आए, इसकी वैल्यू क्या है? 1 आए। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू a gx, और इसकी बेटा क्या आ जाए? इन्फिनिटी आ जाए। इसका क्या आ जाए? इन्फिनिटी। अब कहोगे सर इसमें 1 की घात अनंत कहां बन रही है? तो बेटा 1 की घात अनंत ही है। देखो 1 की घात अनंत कैसे? जैसे आप इसमें 0 रखोगे तो देखो बेटा 0 लगाने पर इस लिमिट को यहां लगाने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ? 1। और जैसे आप इस पर इस लिमिट को लगाओगे तो इसकी वैल्यू 0, 1 बटे 0 इन्फिनिटी। तो बेटा 1 की घात इन्फिनिटी 1 2 की पावर इन्फिनिटी इसी फॉर्म में है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a fx बटे gx। ऐसे यहां पर देख लो बेटा, आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और दे रखा है इधर लिमिट x टेंड्स टू a gx, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है। और साथ ही साथ तथा लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a और दे रखा है fx माइनस 1 into gx का अस्तित्व है। इस वाली सीमा का क्या है बेटा? अस्तित्व है। इस वाली सीमा का अस्तित्व है। तब पूछेगा आपसे, तब लिमिट x टेंड्स टू a fx की होल पावर gx, बताओ बेटा इसका मान क्या होगा? तो बेटा लॉग से ही इसको सॉल्व करना है। ये भी किससे सॉल्व होगा बेटा? लॉग लेने पर ही सॉल्व होगा। क्या लेने पर? लॉग लेने पर ही सॉल्व होगा। लॉग लेने पर क्या वैल्यू आएगी? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 into gx, ये इसकी वैल्यू आएगी। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 into gx, ये इसका कॉन्सेप्ट होगा। अब इसके बेटा पार्टिकुलर केस भी होते हैं, ये 2 केस होते हैं, लेकिन इसके कुछ निश्चित पार्टिकुलर केस भी हैं। वो पार्टिकुलर केस क्या है तो देखना, इन्हीं दोनों पर आधार है, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर आधार है। कुछ पार्टिकुलर केस है, उन पार्टिकुलर केस के बारे में भी आपको बताता हूं। देखो पार्टिकुलर केस क्या क्या है यहाँ पर, इन दोनों के बारे में यदि हम बात करते हैं पार्टिकुलर केसेस की। यहाँ पर पहला है, जैसे दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 और दिया है 1 प्लस x की होल पावर 1 अपॉन x। अब जब इसमें आप 0 इनपुट करते हो, 0 रख करके देखो बेटा 1 की घात अनंत बन गया, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है बेटा कितना आएगा? e आएगा। कितना आएगा? e, क्योंकि ये 1 की घात अनंत जा रहा है, 1 की घात अनंत जा रहा है, 1 की घात अनंत जा रहा है बेटा। तो यहाँ पर केस कौन सा लगेगा? इसमें सेकंड केस लग रहा है यहाँ पर fx की होल पावर gx। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1, तो बेटा 1 प्लस x माइनस 1 into 1 अपॉन x, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बेटा क्या आएगा सॉल्यूशन? e। क्या आया बेटा सॉल्यूशन? e। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आया है। दूसरा है बेटा, जैसे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लैम्डा x की होल पावर 1 अपॉन x, तो बेटा सॉल्यूशन क्या आएगा? e की पावर लैम्डा। सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। अभी जो बताया था मैंने सेकंड केस, उससे हो रहा है बेटा ये ना। तीसरा जैसे दिया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन x, 1 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x, बेटा सॉल्यूशन क्या होगा? e होगा इसका। चौथा दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस लैम्डा अपॉन x की होल पावर x, सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा? e की पावर लैम्डा। क्या आएगा बेटा? e की पावर लैम्डा। ये अभी जो मैंने 1 की घात अनंत के रूप में बेटा बताए थे वो उसके बारे में है। 1 की घात अनंत के रूप में यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 की घात अनंत को आप सॉल्व करोगे तो ये इसके कुछ पार्टिकुलर केस है और 2 उसके मेथड है जिसके जरिए हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा बात आती है एक्सपेंशन की, प्रसार की, कि अभी मैं बता रहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x की वैल्यू 1 होती है, या लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? चलो समझते हैं इस वैल्यू को। तो कुछ प्रसार विधि को समझते हैं। प्रसार, निश्चित पल्लों के प्रसार।
क्या क्या होते हैं बेटा निश्चित फलों के प्रसार? तो ध्यान देना, सबसे पहले प्रसार की हम बात करते हैं तो वही द्वितीय प्रमेय का है, द्विपद प्रमेय का है बेटा। पहला 1 प्लस एक्स की होल घात है, तो लिख सकते हो बेटा nc0 nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस so on डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हो, या बेटा ऐसे भी लिख सकते हो इसको या कर nc0। अब ncr का फार्मूला आपने पढ़ा है, n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल और n माइनस r का होल फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। ठीक है, इस तरीके से आएगी। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो बेटा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बटे 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बटे 3 का फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 1 डॉट डॉट। आप इसको इस विधि में लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा है बेटा a की पावर x, इसका प्रसार क्या होता है? a की पावर x का होता है बेटा 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल, एक का फैक्टोरियल एक ही होता है, प्लस x log a का होल क्यूब बटे 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 डॉट डॉट। ये इसका प्रसार चलता है बेटा। तीसरा है बेटा e की पावर x, e की पावर x का प्रसार क्या होता है? 1 प्लस x स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल x क्यूब बटे 3 का फैक्टोरियल x का 4 बटे 4 का फैक्टोरियल प्लस 1 डॉट डॉट। इस तरीके से चलता है बेटा। ठीक है, यहाँ पर बात कर दो चौथा e की पावर माइनस x 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल माइनस x का 3 बटे 3 का फैक्टोरियल प्लस x का 4 बटे 4 का फैक्टोरियल माइनस माइनस अल्टरनेट चिन्ह चलता है, प्लस माइनस का अल्टरनेट चिन्ह आता है बेटा। पांचवा जैसे बेटा बात करते हो आप sin x की, sin x का प्रसार क्या होता है? sin x का होता है बेटा x माइनस x घात 3 बटे 3 का फैक्टोरियल प्लस x घात 5 बटे 5 का फैक्टोरियल माइनस x घात 7 बटे 7 का फैक्टोरियल प्लस 1 डॉट डॉट अल्टरनेट चिन्ह आता है बेटा इसमें भी। छठवां जैसे हम बात करते बेटा cos x की, cos x का प्रसार क्या होता है? होता है बेटा 1 माइनस x स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल प्लस x घात 4 बटे 4 का फैक्टोरियल माइनस x घात 6 बटे 6 का फैक्टोरियल प्लस 1 डॉट डॉट। इस तरीके से भी आता है। जैसे हम बात करते बेटा सातवां, जैसे बात करते बेटा tan x की, tan x का प्रसार क्या होता है? तो tan x का प्रसार आता है बेटा जैसे x प्लस x घात 3 बटे 3 का फैक्टोरियल प्लस x घात 5 बटे 5 का फैक्टोरियल प्लस x घात 7 बटे 7 का फैक्टोरियल। इस तरीके से इसको लिया जा सकता है। या थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ तक का तो आपको हर बुक में सेम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा आप सीरियस ना रहें। ये इसका एक निश्चित तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। जब आप उसको समझ पाओगे, आगे आप अपनी स्टडी करोगे तो आपको क्लियर, आपके दिमाग से डाउट क्लियर हो जाएगा। नो डाउटेबल, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको एनी टाइम एनीवेयर कभी भी आप यूज कर लेना, सॉल्यूशन आपका सेम आएगा। ठीक है, तो आठवां बेटा हो सकता है जैसे दे रखा है आपको log 1 प्लस x, तो log के अंदर फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है बेटा, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा या इसका जो प्रसार आएगा वो क्या आएगा बेटा x माइनस x स्क्वायर बटे 2 प्लस x घात 3 बटे 3 फिर माइनस x घात 4 बटे 4 प्लस 1 डॉट। इस तरीके से चलेगा। यदि आप यहाँ माइनस लगाते हो तो सभी टर्म माइनस में आ जाएंगे। जैसे log दे रखा है बेटा log 1 माइनस x, बेटा आएगा माइनस x स्क्वायर बटे 2 माइनस x का 3 बटे 3 माइनस x का 4 बटे 4 माइनस 1 डॉट डॉट। तो आप इन प्रसार को जब याद करोगे तो बहुत इजी तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। जैसे अभी मैं बता रहा था बेटा आपके सामने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, तो अभी कुछ ही देर में मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करता हूं। देखो दोबारा से, जैसे यहां पर दे रखा है आपके सामने लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बटे x, इसकी वैल्यू मैंने 1 बताई थी बेटा। कैसे बताई थी ध्यान देना, कैसे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यदि मैं 0 को डायरेक्ट रख दूं तो 0 बटे 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो डायरेक्ट वहां रखा नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट नहीं रखा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इस sin x के प्रसार को उठा लो, यहां से आप इस प्रसार को उठाओ और इस प्रसार को यहां रख दो, तो क्या लिखोगे x माइनस x का 3 बटे 3 का फैक्टोरियल x का 5 बटे 5 का फैक्टोरियल x का 7 बटे 7 का फैक्टोरियल प्लस 1 डॉट डॉट। ये आया और बटे x, ऊपर से बेटा x कॉमन ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉमन ले लिया,
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स का 4 बटे 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स का 6 बटे 7 का फैक्टोरियल प्लस 1 डॉट डॉट और अपॉन क्या आएगा x, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू इनपुट कर दो, ये 0 ये 0 ये 0, केवल क्या बचेगा 1, केवल क्या है बेटा एक। इस तरीके से आप इस एक्सपेंशन के जरिए, इन प्रसार के जरिए आप जो चाहो उस फॉर्मूले को आप क्लियर कर सकते हो। ऐसे tan x का tan वाले फॉर्मूले को इस प्रसार को आप लगाना, वैल्यू 1 आएगी। ऐसे बेटा इनवर्स फंक्शन का भी प्रसार होता है, sin इनवर्स x का, cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, उनका भी यहाँ पर प्रसार चलता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में थोड़ा सा है, लेकिन वो 12th में 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा। अब हम टॉपिक पर आते हैं और वो टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यानी कि सीमा का अस्तित्व। किस सीमा का अस्तित्व होगा, किसका नहीं होगा, उन चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो सीमा का अस्तित्व किस तरीके से हम समझ पाएंगे सीमा के अस्तित्व के बारे में। देखो बेटा सीमा का अस्तित्व हमारा टॉपिक है, सीमा का अस्तित्व क्या होता है बेटा। सीमा का अस्तित्व एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को यदि हम समझे तो देखो हमारे पास में जैसे किसी बिंदु पर x बराबर a पर, ये x बराबर a हमारे को एक बिंदु दिया है और y बराबर f ऑफ x एक वास्तविक फलन है, और अब पूछ रहा है हमसे बताओ x बराबर a पर इस फलन पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं। तो बिल्कुल सीमा का अस्तित्व होगा यदि इस बिंदु पर LHL और इस बिंदु पर RHL दोनों डिफाइन हो जाए, दोनों का अद्वितीय मान हो और समान मान हो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आए, अद्वितीय आए, यूनिक आए, तो उस कंडीशन में इस बिंदु पर इस फलन के लिए सीमा का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब LHL को निकाला कैसे जाता है बेटा। LHL निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान देना। देखो बाई ओर आने के लिए इस a में से थोड़ा सा लेस करना होता है, आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और किस पर लगाओगे f ऑफ x, किस पर लगा दोगे f ऑफ x पर। ऐसे ही इसको निकालने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और f ऑफ x। अब ध्यान देना इस a में से आपको माइनस करना है और ऐसी संख्या माइनस करनी है जो 0 की ओर अग्रसर है या छोटी से छोटी संख्या है, ऐसी संख्या यहां पर आपको माइनस करनी है। तो क्या करोगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 में h माइनस कर रहा हूं और ये ऐसी संख्या जो 0 की ओर अग्रसर है, तो आप लिखोगे बेटा इसको क्या a माइनस h। ये किसका फार्मूला बना बेटा, LHL का। किसका बना ये, LHL का। ऐसे RHL का बेटा फार्मूला क्या बनेगा, RHL का फार्मूला बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब ये दोनों की वैल्यू LHL और RHL की वैल्यू यदि दोनों इक्वल आ जाती है तो उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में मैंने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है लिमिट के बारे में। कल की मैं आपकी क्लास के अंदर NCERT का जो क्वेश्चंस है चैप्टर 12.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू बेटा। और कोई प्रॉब्लम हो आप अपनी कमेंट में बता सकते हो कि किस क्लास के किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, वो क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।